सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। मतलब बहुत सारा पानी। हाँ, लगभग 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी फैला हुआ है। बाप रे, ये तो किसी अनथीन समंदर जैसा लग रहा है। बिल्कुल। पर सोचिए, अगर वहां किसी को प्यास लगे ना, तो उस पूरे पानी के भंडार में से पीने के लिए सिर्फ एक बूंद निकालने की इजाजत हो। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डायस्टोपियन प्लॉट जैसा लग रहा है। बहुत ही डरावना है ना? पर हैरानी की बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी पृथ्वी की असलियत है। सच में ये एक आई ओपनर फैक्ट है। तो इस नई गहन चर्चा या कहें कि इस डीप डाइव में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और मैं हूं आपकी एक्सपर्ट। आज हम किसी आम टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस फाउंडेशन को डीकोड करेंगे जिस पर हमारा पूरा वजूद टिका है। हाँ, आज का हमारा सोर्स मटेरियल है असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी HSEC की क्लास 11 की एनवायरमेंटल एजुकेशन किताब का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब पहली नज़र में ये किसी स्टूडेंट के सिलेबस का हिस्सा लग सकता है। सही बात है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक किताबी चैप्टर मान लेते हैं। पर अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये इस प्लैनेट पर सरवाइव करने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इसी मैनुअल को समझना है ताकि हम उन बुनियादी बातों को डिकोड कर सकें जो हमारे पर्यावरण को बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस शब्द से, एनवायरनमेंट। मैंने सोर्स में पढ़ा कि ये एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से आया है। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब होता है घेरना या टू एनसर्कल। घेरना मतलब सिर्फ कोई फिजिकल बाउंड्री? नहीं, इस घेरने का मतलब सिर्फ कोई दीवार या सीमा नहीं है। ये उन सभी हालातों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है जिसमें कोई भी जीव पनपता है। मतलब इसमें सब कुछ आ गया, सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पर एक चीज जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी, हाँ, वो ये कि इंसान सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हाँ, वो सिर्फ साइड में खड़ा होकर तमाशा देखने वाला कोई पैसिव एक्टर नहीं है। बिल्कुल। सोर्स के अनुसार इंसान इस एनवायरनमेंट का क्रिएटर भी है और इसे ढालने वाला मोल्डर भी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ हम नेचर के नियमों पर चलते हैं, पर दूसरी तरफ हम लगातार उसे बदल भी रहे हैं। जैसे पहाड़ काटकर हाईवे बनाना या नदियों पर डैम बनाना। सही बात है। हम उस घेरे को अपनी सुविधा के लिए ढाल रहे हैं। तो इस सिस्टम को गहराई से समझने के लिए हमें इसके ब्लूप्रिंट को देखना होगा। हाँ, सोर्स मटेरियल इसे 3 मेन हिस्सों में बांटता है, एबायोटिक, बायोटिक और एनर्जी। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। इसको समझने के लिए मेरे पास एक थिएटर नाटक का उदाहरण है। ओके। मान लीजिए ये पूरा पर्यावरण एक बहुत ही भव्य नाटक है। ओके, दिलचस्प एनालॉजी है। तो जो एबायोटिक चीजें हैं ना, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वो इस नाटक का स्टेज और प्रॉप्स हैं। हाँ, जिनके बिना नाटक का कोई बेस ही नहीं बन सकता। और बायोटिक चीजें? बायोटिक यानी सारी वनस्पतियां, जिन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, और सारे जीव जंतु यानी फोना, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। बिल्कुल। हम सब इस नाटक के एक्टर्स हैं जो स्टेज पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अरे वाह! लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग लग रही है। क्या मिसिंग है? नाटक तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक स्टेज की लाइटिंग और साउंड सिस्टम ऑन ना हो। एकदम सही पकड़ा। और वो लाइटिंग है हमारी एनर्जी। मतलब सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या परमाणु ऊर्जा? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों घटक कभी अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। सोचिए, अगर लाइटिंग थोड़ी सी भी बदल जाए तो एक्टर्स को अपनी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी, जिसे हम बायोलॉजी की भाषा में इवोल्यूशन या अडेप्टेशन कहते हैं। और जो एक्टर नई स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं ढल पाया, वो नाटक से बाहर, मतलब सिस्टम पूरी तरह बिगड़ सकता है। तो जब हमें ये समझ आ गया है कि इस नाटक के हिस्से क्या हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये स्टेज डिजाइन कैसे किया गया है। हाँ, पर्यावरण के 4 मुख्य सेगमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की, जो हमें स्पेस की खतरनाक कॉस्मिक किरणों से बचाता है। बिल्कुल, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। इसमें 78% नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो जीवन के लिए जरूरी है, ये तो सबको पता है। पर नाइट्रोजन का असली काम पता है? वो एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। रुपो, सच में फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ, ऑक्सीजन बहुत ही एक्सप्लोजिव होती है। अगर नाइट्रोजन उसे बैलेंस ना करे तो एक छोटी सी चिंगारी से पूरी पृथ्वी जलकर राख हो सकती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सच में एक आहा मोमेंट है।
और ये कवच हर जगह एक जैसा नहीं है, इसकी अलग-अलग परतें हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर, जो जमीन से 11 किलोमीटर ऊपर तक है। हाँ, जहाँ सारा मौसम बनता है। और यहाँ ऊपर जाने पर तापमान -56 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन उसके ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में गेम पलट जाता है, क्योंकि वहाँ ओजोन लेयर है, 11 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। रोकती क्या है? वो एक तरह से खुद को कुर्बान कर देती है। यूवी किरणों को सोखकर ओजोन के अणु टूटते और जुड़ते रहते हैं ताकि हमारा डीएनए डैमेज ना हो। क्या बात है। उसके ऊपर मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर है, जो 50 से 500 किलोमीटर तक फैले हैं। ये पूरा सिस्टम बहुत ही फाइन ट्यून्ड है। ये तो हो गई हवा की बात। अब वापस उस पानी वाले पॉइंट पर आते हैं, हाइड्रोस्फीयर। वही 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाला आंकड़ा। हाँ, पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है, पर सोर्स के अनुसार इसमें से 97% पानी समंदर में है, जो खारा है, उसे हम पी नहीं सकते। तो बचा सिर्फ 3% ताजा पानी। और उस 3% में भी एक बहुत बड़ा कैच है। बिल्कुल, उसका 79% हिस्सा ग्लेशियर्स में बर्फ बनकर कैद है। और जो बचा, उसका 20% जमीन के नीचे है। तो आखिर में इस्तेमाल के लिए, यानी नदियों और झीलों में कितना पानी बचा? सिर्फ और सिर्फ 1%। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी के बैंक अकाउंट में अरबों रुपए हों, पर निकालने की लिमिट सिर्फ 1 रुपया हो। एकदम सही। हमारी पूरी सभ्यता इसी 1% पानी के बजट पर चल रही है। इससे पता चलता है कि हाइड्रोस्फीयर का बैलेंस कितना नाजुक है। जब हम पानी गंदा करते हैं तो समंदर नहीं, उस 1% लाइफलाइन को मार रहे होते हैं। और इस पानी को रिजर्व करके रखने वाली जो जमीन है वो है लिथोस्फीयर, यानी धरती की ऊपरी ठोस परत। और इसका सबसे अहम हिस्सा है मिट्टी। मिट्टी कोई मामूली डर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ये खनिजों का भंडार है। और जहां हवा, पानी और मिट्टी ये तीनों मिलते हैं, वहां बनता है हमारा चौथा मंडल, बायोस्फीयर, यानी जीव मंडल। वो जगह जहां जीवन पनपता है। पर ये है कितना बड़ा? बहुत ही पतला। हवा में सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर ऊपर और समंदर में 8 से 10 किलोमीटर नीचे तक। मतलब अगर पृथ्वी एक सेब है तो बायोस्फीयर उसके छिलके से भी पतला है। हाँ, और ये तीनों अन्य मंडलों का मिलन बिंदु है। और इसी पतले से छिलके में हम इंसान इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसीलिए हमें इस जटिल सिस्टम को बचाने के लिए एक मैनुअल की जरूरत पड़ती है। और यहीं से पर्यावरण शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन की जरूरत जन्म लेती है। हाँ, सोर्स मटेरियल में एक बहुत ऐतिहासिक घटना का जिक्र है, 1977 का तिब्लिसी डिक्लेरेशन। ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में हुआ था ना? सही पकड़ा। सोचिए, कोल्ड वॉर का समय था, दुनिया बटी हुई थी, फिर भी पर्यावरण ने सरकारों को एक साथ ला दिया। क्योंकि प्रदूषण कोई बॉर्डर तो देखता नहीं है। बिल्कुल। इस पहले इंटर गवर्नमेंटल सम्मेलन में तय हुआ कि पर्यावरण की शिक्षा लोकल से लेकर ग्लोबल नजरिए वाली होनी चाहिए। और ये सिर्फ प्री स्कूल तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि निरंतर चलनी चाहिए। इसके 5 मुख्य सिद्धांत बताए गए। पहला, जागरूकता। दूसरा, ज्ञान यानी समस्या की वैज्ञानिक समझ। तीसरा, रवैया, मतलब पर्यावरण के प्रति फिक्र। चौथा, कौशल। और पांचवा, भागीदारी। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शन लेना और पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। और इस एक्शन को लेने के लिए हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण का स्वभाव बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसका मतलब है कि पर्यावरण को समझने के लिए सिर्फ एक विषय काफी नहीं है। इसे एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाले डिटेक्टिव के काम से जोड़कर देखते हैं। ओके, ये उदाहरण मजेदार होने वाला है। मान लीजिए किसी नदी में प्रदूषण से मछलियां मर गईं। हाँ। अब सिर्फ बायोलॉजी से ये पता चलेगा कि नुकसान क्या हुआ है, मौत कैसे हुई। हाँ, पर उस मौत का कारण जानने के लिए, उस केमिकल को पकड़ने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए। बिल्कुल। फिर प्रदूषण को रोकने के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत है। और समस्या का सामाजिक और आर्थिक पहलू समझने के लिए सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स चाहिए। हाँ, ये जानने के लिए कि फैक्ट्री ने पैसे बचाने के लिए ऐसा किया, और अंत में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्यावरण कानून चाहिए। अरे वाह, ये तो एक बेहतरीन टीम वर्क है। एक विषय अकेले कुछ नहीं कर सकता। और सोर्स में इसी से जुड़ी एक बहुत ही आधुनिक अप्रोच का जिक्र है, ग्रीन केमिस्ट्री। ओह, ग्रीन केमिस्ट्री, ये तो बहुत ही कमाल की शाखा है। वो कैसे? ये अप्रोच प्रदूषण होने के बाद सफाई करने पर फोकस नहीं करती। तो फिर ये क्या करती है? ये विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे डिजाइन बनाती है कि प्रदूषण स्रोत पर ही पैदा ना हो।
मतलब क्राइम होने से पहले ही उसे रोक देना? बिल्कुल। टूटते हुए स्टेज की मरम्मत करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस पूरी गहन चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे या नदियां नहीं है, हाँ, ये एक बेहद जटिल, आपस में जुड़ा हुआ बहुआयामी ढांचा है। और इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसे सिर्फ सरकारों पर नहीं छोड़ सकते। सही कहा। कोई व्यक्ति चाहे किसी मीटिंग की तैयारी कर रहा हो या बस नई जानकारी खोज रहा हो, उसे ये पता होना चाहिए कि उसके दैनिक जीवन का हर फैसला एक बड़े इकोसिस्टम से जुड़ा है, जैसे ऊर्जा का उपयोग। या कचरा प्रबंधन। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? चैप्टर 1 हमें याद दिलाता है कि इंसान अपने पर्यावरण का निर्माता भी है और उसे ढालने वाला भी। हाँ, हमने अपनी सुविधा के लिए इसे बहुत ढाला है। पर जब हम उस सिर्फ 1% पीने लायक पानी या समताप मंडल की ओजोन परत के बारे में सोचते हैं, तो एक डर सा लगता है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने पर्यावरण को इस तरह ढाल रहे हैं कि भविष्य में हमारा अपना बायोस्फीयर हमारे ही रहने लायक नहीं बचेगा? ये सच में झकझोर देने वाला सवाल है। क्या हमारी ये ढालने की कला आखिर में हमारी ही बेदखली का कारण बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।